हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में ब्लेज़र की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसके हम आज थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं और बहुत हो गई थ्योरेटिकल बातें यार। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के अंदर मैं भी बोर होने लगता हूँ। लेकिन क्या करें, लाजमी होते हैं समझाना। अगर उनको हम नहीं समझेंगे तो हमारी बेस नहीं बन पाएगी। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पे ही थ्योरेटिकल था, एक इंट्रोडक्शन था ब्लेज़र के बारे में। हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल में यूज़ होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और किस तरीके से ब्लेज़र इंटरनली काम कर रहा है उसके बारे में समझा। और आज हम इस के ब्लेज़र के डिफरेंट किस्म के जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स विजुअल स्टूडियो पे मौजूद हैं उनको देखेंगे और ये समझेंगे कि किस टाइम पे कौन सा प्रोजेक्ट टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो है वो देख ली है तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। यही मकसद था कि मैं थ्योरेटिकली आपको सब कुछ समझा दूं कि ऑटो मोड में क्या होता है, ब्लेज़र सर्वर मोड में क्या होता है, वेब असेंबली मोड में क्या होता है और स्टैटिक मोड जो होता है सिंपल, उसमें क्या हो रहा होता है। तो आपको रेंडरिंग मोड का जब आइडिया हो चुका है तो अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वो रेंडरिंग मोड कहाँ कहाँ से सिलेक्ट किए जा सकते हैं और कब कब आपको उनकी तरफ जाना चाहिए और हम आगे किस मोड को लेके चलने वाले। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। विजुअल स्टूडियो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ओपन है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेफिनेटली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे होंगे आपको। इनमें से कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट में वो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो मैं अमूमन बनाता रहता हूँ, बाकी सारे यहाँ पर हैं। मैं इसको थोड़ा सा फ़िल्टर करता हूँ। मैंने सी शार्प यहाँ से सिलेक्ट कर ली और मैं आल प्रोजेक्ट टाइप से इसको ब्लेज़र पे ले जाता हूँ। तो जब मैं ब्लेज़र सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट डिफरेंट किस्म के नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे तब से चले आ रहे हैं जब आपके पास ब्लेज़र आया था, तो उसके बाद फिर इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट आते चले गए। ब्लेज़र सर्वर, न्यू मैवी, ब्लेज़र हाइब्रिड ऐप, इसको छोड़ दें, ये टोटली एक अलग कहानी है। इसके बारे में कभी मैं आपको दोबारा प्रोजेक्ट के हमारी प्लेलिस्ट के एंड पे अगर कभी टाइम मैनेज हो सका तो मैं बता दूंगा, बट इसका हमारा फ़िलहाल ब्लेज़र से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ये जो @ के सिंबल के साथ जितने भी टेम्पलेट हैं बेसिकली ब्लेज़र वेब ऐप्स के लिए ये वाले टेम्पलेट्स हैं। तो हम इनके बारे में डिफरेंटली बात करते हैं। नाम पढ़ूँ अगर तो पहला है ब्लेज़र वेब ऐप, दूसरा है ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप, फिर तीसरा है ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप एम्प्टी, फिर है ब्लेज़र सर्वर ऐप और फिर है ब्लेज़र सर्वर ऐप एम्प्टी। तो अब मैं इन सब के बारे में, जितने भी हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता दूं कि ये सारे प्रोजेक्ट के जो टेम्पलेट हैं ये पहले से चले आ रहे थे। अब .NET 8 ने ऑफिशियली कह दिया है कि आपको ब्लेज़र सर्वर ऐप एम्प्टी की तरफ अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेज़र सर्वर ऐप की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप एम्प्टी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब आपने अगर फोकस करना है .NET 8 के बाद तो आपने सिर्फ पहली दो टाइप्स के ऊपर फोकस करना है। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो या तो आप ब्लेज़र वेब ऐप सेलेक्ट कर लें या फिर ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप सेलेक्ट कर लें। ये वो दो टेम्पलेट्स हैं कि इन दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट करके आप वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ अचीव कर सकते हैं जो कि पहले वाले .NET के प्लेटफॉर्म्स पे इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके अचीव की जाती थी। तो अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक तरीके से पहले दो टेम्पलेट्स के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। तो हम भी इन्हीं दो पे फोकस करेंगे और हम बारी बारी दोनों को दोनों प्रोजेक्ट्स दोनों टेम्पलेट्स का एक एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप की तरफ जाएं, जो कि सेकंड नंबर पे आपको टेम्पलेट नज़र आ रहा है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम ब्लेज़र वेब ऐप की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग अ ब्लेज़र ऐप दैट रन्स ऑन वेब असेंबली, दिस टेम्पलेट कैन बी यूज फॉर वेब ऐप्स विद रिच डायनामिक यूज़र इंटरफेसेस। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि ये प्रोजेक्ट आपको एक ऐसी ब्लेज़र वेब ऐप बनाकर देगा जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि क्लाइंट साइड होती है वो, यानी कि उसकी रेंडरिंग सारी क्लाइंट साइड पे होगी, यानी कि आपका कोड्स इसमें सिक्योर नहीं होगा, लेकिन आपको एक ही दफ़ा सारी की सारी ऐप आपके ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाएगी और फिर वो एक सॉफ्टवेयर की तरह क्लिक्स करने के ऊपर आपके ब्राउज़र के ऊपर चल रही होगी। इसको जैसे ही आप क्रिएट करते हैं, मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे जाता हूँ और मैं ब्लेज़र वर्जम स्टैंड अलोन लिखकर इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ।
नेक्स्ट करके मैं यहाँ से .NET 8 सिलेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। बाकी किसी भी ऑप्शन को मैं यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करने वाला। नीचे और भी ऑप्शन है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप जो कि इस वक्त क्लिक नहीं है, ऑथेंटिकेशन टाइप जिसको नॉन रखा हुआ है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल बाद में देता रहूँगा। तो देखें हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। ब्लेजर वॉजम स्टैंड अलोन YT के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसकी सारी की सारी फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं। इनमें से हर एक फ़ाइल का मतलब मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो उस वक्त जब हम इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझने वाली वीडियो में काम कर रहे होंगे। फ़िलहाल के लिए हम प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स को देख रहे हैं। तो देखें आपका एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्रिएट हुआ और उस एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर आप पेजेस में जाके अपने वेब पेजेस बनाना शुरू कर दें और काम करना शुरू कर दें और सिंपली एक ऐप ऐसी तैयार हो जाएगी जो कि सारा का सारा कोड आपकी ब्राउज़र में डाउनलोड किया करेगी और चला करेगी, जिसको हमने ब्लेज़र वेब असेंबली के नाम से बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं विजुअल स्टूडियो पे दोबारा से जाकर आप लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब वो जो नया प्रोजेक्ट मैं आपके लिए क्रिएट करूँगा वो कौन सा होगा मैं आपको भी बताता हूँ। ब्लेज़र वेब ऐप का प्रोजेक्ट। अब जब ब्लेज़र वेब ऐप के प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करके नेक्स्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझसे दोबारा ये नाम पूछेगा, तो ब्लेज़र वेब ऐप करके मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ और नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या देखने को आपको नया मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक तो मिल रहा है .NET 8 का फ्रेमवर्क, उस ऑथेंटिकेशन टाइप, ये सब पुराना है। इसके बाद आपको एक चीज़ जो मिल रही है वो मिल रही है इंटरेक्टिव रेंडर मोड्स। ये वही रेंडर मोड्स हैं जिनकी हमने कल बात की थी, ठीक है। अब अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें पहला रेंडर मोड क्या है, नॉन, यानी कि कोई भी नहीं। दैट मीन्स के आपका जो हमने कल वाले टेबल में पहला मोड पढ़ा था, अगर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप स्टैटिक पे चले जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल पेज, ठीक है। उसमें सर्वर साइड रेंडरिंग होगी और पेज आपको नज़र आ जाएगा और इंटरेक्टिविटी नहीं होगी। अच्छा, दूसरा मोड कौन सा है, सर्वर। अच्छा, इस सर्वर में क्या होगा कि बिल्कुल वैसा ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा जैसा कि अभी हमने वेब असेंबली वाला बनाया। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि C# का सेंसिटिव कोड आपके सर्वर पे पड़ा रहेगा और इंटरेक्टिविटी आपकी फ्रंट हैंड से आप कर रहे होंगे और आपका कोड सिक्योर रहेगा, जबकि इसमें काम करने का तरीका वही होगा। तो अगर आप सेंसिटिव कोड की तरफ जा रहे हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, तो मैं आपको इसकी तरफ जाके भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट का बटन दबा देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी आपको कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी फाइलें, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को नहीं मिली। तकरीबन ये प्रोजेक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट था। खाली लेआउट और पेजेस के यहाँ पर 2 फोल्डर थे, जबकि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक कंपोनेंट का फोल्डर मिलता है और उसके अंदर जाके फिर लेआउट और पेजेस के फोल्डर मिल जाते हैं। थोड़ी सी फोल्डर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है, उनकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया गया है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा। चीज़ें आलमोस्ट वही की वही हैं। थोड़ा बहुत अगर चेंज कहीं है भी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें 2 आ गए आपके। अब हम इसके बाद एक तीसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम विजुअल स्टूडियो के अंदर जाके जो तीसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हम वेब असेंबली के कंसेप्ट को लेंगे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम जाकर ब्लेज़र वेब ऐप पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, मैं इसका नाम ब्लेज़र वेब ऐप नंबर 2 YT, और उसके बाद यहाँ जाके पहले मैंने सर्वर सेलेक्ट किया था, अब मैं वेब असेंबली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, अब मेरा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो इस एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर फर्दर आगे 2 प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। अब जो पहला प्रोजेक्ट है वो उसी नाम से बना जिस नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था,
लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर ख़ास बात क्या है, उसके नाम के आगे ऑटोमेटिकली क्लाइंट जोड़ दिया गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो पहले के अंदर क्या वर्ड लिखा हुआ है फोल्डर के नाम के ऊपर, कंपोनेंट, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, पेजेस। अब मैं तीनों के तीनों प्रोजेक्ट अगर सामने रख लूँ तो जो मैंने बनाया था सर्वर साइड वाला प्रोजेक्ट, तो अगर आपको याद हो तो उसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद थे। देख रहे हैं आप, ये सर्वर साइड वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कंपोनेंट मौजूद हैं। तो इसी तरीके से जो मैंने वेब असेंबली वाला बनाया, इसके अंदर भी पहला प्रोजेक्ट जो है उसमें कंपोनेंट आ गए। और मैंने जो पहले वेब असेंबली स्टैंड अलोन बनाया था उसमें पेजेस का फोल्डर था, तो अगर इस वाले वेब असेंबली में जाकर देखें तो इसमें भी पेजेस का फोल्डर यहाँ पर आ गया। तो ये चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी एक ऐप ऐसी ऐप है जिसके अंदर आपने सारा का सारा काम जो है वो इस तरीके से करना है कि चले ब्राउज़र में, लेकिन आपको इंटरेक्टिविटी सारी की सारी आपके ब्राउज़र के अंदर ही C# का कोड डाउनलोड हुआ हो और वहीं से सारी इंटरेक्टिविटी मिल रही हो, और आपने किसी किस्म का पीछे से दोबारा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है सर्वर से, बस एक ही दफ़ा आपको कोड डाउनलोड करवाना है और उसके बाद आप कोई वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, किसी किस्म का भी कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, तो आप क्या करते हैं, आप इस पहले वाले प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे मेरा माउस है, यानी कि वेब असेंबली स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, जिसका टेम्पलेट ही बिल्कुल अलग था। फिर दूसरी बात, अगर आपने ऐसा नहीं करना तो फिर आपके पास जो दूसरा टेम्पलेट है ब्लेज़र वेब ऐप का, आप उसमें आते हैं और उसमें आकर आपके पास पहला जो मोड आता है नॉन, जो कुछ भी नहीं है, मतलब ये कि स्टैटिक पेजेस हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा आता है सर्वर, तो सर्वर पे आप चले जाते हो तो सिक्योर कोड सारा वहाँ पे रह गया और आपका यूज़र इंटरफेस आपके पास डाउनलोड हो चुका है। यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करोगे और पीछे सर्वर के साथ आप सारी बातें कर रहे होगे। लेकिन दूसरा रेंडर मोड वहाँ पे वेब असेंबली का था। अब कन्फ्यूजन यहाँ से पैदा हो रही होती है। होता क्या है कि लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि यार एक टेम्पलेट ही सेपरेट दिया हुआ है ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप के नाम से, और अगर उसको छोड़ के ब्लेज़र वेब ऐप के अंदर आ जाओ तो वहाँ पे रेंडरिंग मोड भी वेब असेंबली के नाम से दिया हुआ है। तो ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन और जो इंटरेक्टिव मोड वेब असेंबली है, इनमें फ़र्क क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मैं आपको सिंपल सा फ़र्क समझा देता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं पीछे की कुछ बातें बताऊँगा। पहले क्या होता था, मतलब .NET 8 से पहले जब ब्लेज़र नया था तो ब्लेज़र वेब असेंबली एक आता था, सिंपल ब्लेज़र वेब असेंबली जैसे कि पहले वाला है जिसको आप स्टैंड अलोन कह लो, और दूसरा आया करता था ब्लेज़र वेब असेंबली होस्टेड। अच्छा, होस्टेड वाले में क्या चक्कर होता था कि आपका काम सारा का सारा जो मैन कोड है आपके पेजेस के साथ इंटरेक्ट करने वाला, वो सब का सब वेब असेंबली पे चल रहा होता था, लेकिन उस वेब असेंबली के प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं पीछे आपने डेटाबेस के साथ लिंक करना होता था और उसके लिए कोई APIs चला करती थी या फिर सर्वर पे कुछ कोड चलाया जाता था। वो क्या करता था कि डेटाबेस पे पड़ी हुई सर्वर पे पड़ी हुई डेटाबेस से इंटरेक्ट करके वहाँ से डाटा निकाल के तो वो आपके क्लाइंट को प्रोवाइड किया करता था। तो अब वो जो होस्टेड वाला प्रोजेक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया है और होस्टेड वाले प्रोजेक्ट को ख़त्म करके एक रेंडर मोड दे दिया गया है वेब असेंबली के नाम से। और उस वेब असेंबली में जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपके पास ये दो कंसेप्ट आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो पहला वाला सेक्शन है, ये वाला, इसके अंदर जाके आप जो भी चीज़ें बनाएंगे ये सारी की सारी कहाँ पे रहेंगी, आपकी सर्वर के ऊपर रहेंगी। तो आप यहाँ पर डेटाबेस SQL सर्वर की अगर आपके पास मौजूद है तो उसके साथ कनेक्टिविटी करके कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो सारा का सारा काम आप इस सेक्शन में करें। लेकिन अगर आपके ऐसे पेज हैं जो कि रन टाइम पे यूज़र को इंटरेक्टिव वे में कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उनकी डेटाबेस से कोई कम्युनिकेशन वगैरह नहीं है, तो वो आप इस सेक्शन में कर लें। ठीक है। और अगर आपका बिल्कुल ही काम सारा का सारा रन टाइम पे आके करने वाला है तो वो आप वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप में कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लेज़र की वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। हम कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो मैं आपको करना सिखाऊंगा भी। ठीक है। हम ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप का जो प्रोजेक्ट है, जो कि देखने में इंतहाई सिंपल है, हम जब आगे चलेंगे तो हम इसी को चूज़ करेंगे, इसी के अंदर 2 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसी के अंदर हम APIs बनाएंगे, इसी के अंदर हम ऑथेंटिकेशन करेंगे और इसी में सब कुछ करके आगे चलेंगे ताकि एक सिंपल चीज़ को उठा के सारा काम मैनुअली करते हुए हम आगे तक जाएँ, जो कि बाकी टेम्पलेट में हमें बहुत हद तक हुआ मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब इसके बाद
ये ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप और ये दूसरी तीसरी ऐप्स जितनी भी मैंने खोली हुई थी, मैं इनको बंद करता हूँ और मैं विजुअल स्टूडियो पे दोबारा जाके, तो अब जो हमारा आखिरी रेंडर मोड यानी कि ऑटो वाला रह गया है उसके ऊपर जाता हूँ। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, दोबारा से ब्लेज़र वेब ऐप को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट का बटन दबाया, ब्लेज़र वेब ऐप 3 और उसके बाद मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लेज़र वेब असेंबली को तक आपको समझा दिया। अब मैं ऑटो की तरफ जाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी रिवीजन देना चाहूँ आपको, तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि सर्वर वाली पूरी की पूरी ऐप का कोड सी शार्प का सर्वर पे चलेगा, इंटरफेस फ्रंट एंड पे होगा। वेब असेंबली का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बाहर वाला टेम्पलेट था वहाँ से वो चूज़ कर लो या फिर यहाँ से ये चूज़ कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वेब असेंबली स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है जो कि पूरा का पूरा आपका ब्राउज़र में डाउनलोड होता है। ये वेब असेंबली होस्टेड है। ये जो इंटरेक्टिव रेंडर मोड है ये वेब असेंबली होस्टेड मॉडल है। बेसिकली इसमें आपके पास एक वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट आता है और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा आता है जो कि सर्वर पे चलता है, ताकि आप वो पेजेस जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे उनको वहाँ रखें और बाकी पेजेस को आप नीचे जो आप खाली अपने ब्राउज़र में लेके आना चाहते हैं उनको आप रखें ही अपने वेब असेंबली वाले प्योर प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसके बाद आपका ऑटो मोड आ जाता है। अब ऑटो मोड के आगे अगर आप देखें तो सर्वर एंड वेब असेंबली लिखा हुआ है। इसके कुछ कंसेप्ट तो आपको पहले से ही क्लियर हो चुके होंगे अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से लिया है, और अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से नहीं लिया और उन बातों को थ्योरेटिकल कंसेप्ट या बोरिंग कंसेप्ट समझ के छोड़ दिया था, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये समझ नहीं आने वाला और आना भी नहीं चाहिए अगर आप स्किप करके आगे चल रहे हैं तो चलें अब हम ऑटो के आगे देखें अगर, तो सर्वर एंड वेब असेंबली लिखा हुआ है। अच्छा, इससे एक कन्फ्यूजन पैदा होती है, मुझे भी हुई थी, ठीक है। और कन्फ्यूजन क्या पैदा होती है कि यार ऐसा होता होगा कि जो ऑटो मोड है बेसिकली वो करता ये होगा कि उसमें सर्वर के ऊपर चलाने वाले पेजेस भी मिल जाते होंगे, उसमें वेब असेंबली पे चलाने वाले पेजेस भी मिल जाते होंगे और दैट्स इट। यहाँ तक ये बात सही तो है, लेकिन ये यहाँ तक मुकम्मल नहीं है। इससे आगे बात ये भी है कि आपको इसमें भी जाकर दो प्रोजेक्ट बने हुए मिलेंगे। एक वो जो सर्वर पे चल रहा है, एक वो जो वेब असेंबली पे चल रहा है। फिर उसमें भी फर्दर आपको आगे ऑप्शन मिलेंगे। जो पेजेस आपके लिए सेंसिटिव हैं उनको आप सर्वर के सेक्शन में डाल दें। जो पेजेस आपके लिए जस्ट ऐसे हैं कि उनका कोड यूज़र के पास डाउनलोड हो भी जाए और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छे के लिए वो नॉर्मल वे में यूज़ करते रहें, और अगर उसकी प्राइवेसी आपके लिए इतनी मैटर नहीं करती, सिंपल सी शार्प कोड है, तो आप क्या कर दें, उसको आप वेब असेंबली वाले सेक्शन में लिख दें। अब उसके बाद ऑटो क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑटो बेसिकली आपका एक डायरेक्टिव है, समझ लें। वो डायरेक्टिव आपके पेज पे लगा हुआ होता है और उसको देख के पेज डिसीजन लेगा कि मैंने इस पेज के साथ क्या करना है। क्या मैंने इसको सर्वर से ही चलाना है, क्या मैंने इसको पूरा का पूरा डाउनलोड करना है, या फिर इसको ऑटो रेंडर मोड पे चलाना है, यानी कि एक दफ़ा सर्वर से चला के जब तक यूज़र अगली दफ़ा रिफ्रेश नहीं करता तब तक मैंने सारा का सारा डाटा डाउनलोड कर देना है और अगली बार मैंने वहाँ से चलाना है। तो इस चीज़ को मैं आपको जाके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब मैंने इसको क्रिएट का बटन दबा दिया और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, सो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और अगर आप देखें तो जिस इंटरेक्टिव मोड को मैंने वेब असेंबली होस्टेड का नाम दिया था, वैसे तो उसका नाम वहाँ पे सिंपल था वेब असेंबली, लेकिन मैंने जिसको वेब असेंबली होस्टेड का नाम दिया था, ये ऑटो वाला पेज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आप गौर करें तो इसकी बिल्कुल सारी की सारी सेटिंग्स वैसे ही हैं। उसी तरीके से एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, उसमें 2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट हुए हैं और एक प्रोजेक्ट का नाम वही है जो मैंने रखा था, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट के वही नाम के आगे डॉट क्लाइंट लग गया है। अब ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये सर्वर के लिए डेडिकेटेड है, ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये वेब असेंबली के लिए डेडिकेटेड है। मैं अपना सेंसिटिव कोड्स वाला जो पेज होगा वो इस सेक्शन में जाके बना लूँगा। मेरे लिए जो नॉर्मल पेजेस होंगे वो मैं इस सेक्शन में जाके बना लूँगा। और अगर मेरी एसक्यूएल सर्वर के ऊपर बेस करने वाली डेटाबेस अपने सर्वर पे रखी हुई है तो उसके साथ कम्युनिकेट करने का काम भी मैं सारा ब्लेज़र वेब के अंदर कर लूँगा। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको कुछ और चीज़ें भी बतानी है। ये चीज़ें मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी बता सकता था, लेकिन ऑटो पे ही आके बताने का ज़्यादा इसमें मज़ा है। तो मैं ब्लेज़र के सर्वर वाले सेक्शन के कंपोनेंट्स में आता हूँ। यहाँ से मैं पेजेस पे जाता हूँ और मैं सबसे पहला पेज होम पेज जिसे हम कहा करते हैं उसको खोलता हूँ। तो देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, @ पेज और एक /। अब ये क्या है?
ये आपका एक पेज है, इसलिए इसका एड्रेस लिखा हुआ है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस पेज को मैंने क्यों दिखाया अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब मैं अगला पेज खोलता हूँ, लेट्स से वेदर का पेज। अगर इसके ऊपर अब आप देखें तो इस पे ऐड पेज करके इस पेज का एड्रेस है, लेकिन साथ साथ नीचे क्या लिखा हुआ है, ऐड एट्रीब्यूट स्ट्रीम रेंडरिंग। ओके जी, अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं। ये जो एरर का पेज है, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो कुछ भी एज सच नहीं लिखा हुआ, ना ही आपका स्ट्रीम रेंडरिंग लिखा हुआ है, ना कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं और इसको बंद करके अब हम इसको नीचे से बंद करके यहाँ नीचे आ जाते हैं और नीचे वाले प्रोजेक्ट में जाते हैं। यहाँ आके मैं इस पेजेस के जो पेजेस का जो फोल्डर है इसको खोल के इसके अंदर काउंटर में जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जाकर देखें तो रेंडर मोड के आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरएक्टिव ऑटो। अब इसको अगर मैं यहाँ पे बदल के, मेरे सजेशंस नहीं आ रहे हैं, और इंटरएक्टिव वेब असेंबली है, आई थिंक सो। हम सजेशंस के इतने यूज टू हो चुके हैं कि अगर सजेशन ना आए तो हमें खुद भी याद नहीं रहता कि एक्चुअली क्या लिखना था। प्लीज़ वेट करिएगा। ओके सॉरी, मेरा विजुअल स्टूडियो शायद कोई इशू कर रहा था, मैंने इसको ऑफ़ करके ऑन किया है तो दोबारा से सजेशन आना शुरू हो गए। तो मैं रेंडर मोड के सामने से हटा कर, तो अब मैं देखें इंटरएक्टिव लिखता हूँ तो देखें ऑप्शन आना शुरू हो गए, इंटरएक्टिव ऑटो, अच्छा इंटरएक्टिव सर्वर, ये प्रॉपर्टीज़ दिख रही होंगी आपको, इंटरएक्टिव सर्वर, इंटरएक्टिव वेब असेंबली। अब ये तीनों चीज़ें मींस ये कि अगर मैं इस पेज पे सर्वर कर दूंगा तो इसका मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग एक्टिव हो जाएगी। अब आपको पता है कि क्या होती है वो। अगर मैं इंटरएक्टिव वेब असेंबली कर दूंगा तो वेब असेंबली साइड रेंडरिंग ही चलेगी इस पेज पे। और अगर मैं इंटरएक्टिव ऑटो कर दूंगा तो जब ये पेज फर्स्ट टाइम खुलेगा तो सर्वर से रेंडर होके आएगा और बैक एंड पे सी शार्प का कोड मेरे वेब असेंबली में डाउनलोड होने लग जाएगा। और जब मैं नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश करूंगा तो मेरे लोकल ब्राउज़र में वेब असेंबली में पड़ा हुआ जो कोड है वो काम करना शुरू कर देगा। तो अब आपको अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है यहाँ पे वो ये मिल रही है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे हर एक पेज का इंडिविजुअली जो है सेट कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड। ठीक हो गया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, इंटरेक्टिव ऑटो, इंटरेक्टिव वेब असेंबली और इंटरेक्टिव जो है सर्वर मोड, ये मैंने आपको बताए हुए थे, ये आपको समझ आ गए। लेकिन अगर अब मैं दोबारा से अपने पहले प्रोजेक्ट में चलूँ तो वहाँ पर आपको एक चीज़ और भी देखने को मिली थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि इसमें अगर मैं पेजेस में जाता हूँ तो अगर आप होम के पेज को देखें तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका कौन सा मोड है। तो सिंपल सी बात है, जिस पे कुछ भी मेंशन नहीं होता वो बेसिकली स्टैटिक मोड पे चल रहा होता है। और ये स्टैटिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सी शार्प का कोड है ही नहीं, तो इसके अंदर कुछ इंटरेक्टिव है ही नहीं। तो इसके ऊपर जब ना सी शार्प का कोड है, ना इंटरेक्टिविटी करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड है, तो ना इसको सर्वर की ज़रूरत है ना वेब असेंबली की। ये एक सिंपल HTML पेज की तरह लोड हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो हमारे पास एक वेदर का जो पेज था, जब हम इस पे गए तो यहाँ पे स्ट्रीम रेंडरिंग लिखा हुआ था। अब ये क्या चीज़ है, तो अब मैं इसको समझाने के लिए अपने पास ये प्रोजेक्ट रन करूँगा और इसका इम्पैक्ट दिखाऊंगा और उसके बाद आपको इस चीज़ का कंसेप्ट समझ आएगा कि क्या चीज़ है। ओके, ये पेज ज़रा अभी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है प्रोजेक्ट तो चलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ज़रा अपना टाइम ले ले, उसके बाद फिर हम इसको रन करके तो फिर मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। ओके जी, सो अब ये मेरी ऐप रन हो चुकी है। अब ये जो होम का पेज है ये स्टैटिक है, तो देखें इस पर कुछ भी इंटरेक्टिव नहीं है कि मैं बटन दबा के कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता। एक सिंपल सा HTML का पेज है, ओपन हो गया, तो स्टैटिक पेज है ये, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं आगे आता हूँ तो ये काउंटर का पेज जो है ये बेसिकली कहाँ से चल रहा है, ये वेब असेंबली से चल रहा है। अब जब मैंने इस पेज को खोला तो अगर ये मेरी ऐप सर्वर पे होती तो सर्वर से मेरा सारा सी शार्प का कोड अभी तक इस ब्राउज़र में पीछे डाउनलोड हो चुका होता, और अब मैं जितना भी काम कर रहा हूँ और ये सी शार्प से जितने भी इंक्रीमेंट्स वगैरह लग रहे हैं बेसिकली वो सारी की सारी सी शार्प मेरे ब्राउज़र में कहीं पड़ी हुई है डाउनलोड होकर, ठीक हो गया। अब मैं वेदर के ऊपर जाता हूँ तो ये वेदर का पेज अगर आपको याद हो तो था तो सर्वर साइड पे, लेकिन इस पे कुछ स्ट्रीम रेंडरिंग लिखा हुआ था। तो बेसिकली वो क्या चीज़ है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें आपको कुछ वेदर के रेलेवेंट डाटा नज़र आ रहा है जो कि इन्होंने अपने पास सेव कराया और वहीं से उठा के शो कर रहे हैं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जब मैं इस पेज पे आता हूँ तो वो वेदर के रेलेवेंट डाटा फ़ौरन नहीं आता, बल्कि पहले लोडिंग लिखा हुआ आता है, फिर जब डाटा अवेलेबल हो जाता है उसके बाद वो डाटा आता है। ये गौर करिएगा,
ये देखा आपने, थोड़ी सी देर के लिए लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली ये लोडिंग इन्होंने कैसे लिखवाया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं वेदर के पेज पे जाता हूँ, तो ये देखें इन्होंने यहाँ नीचे जाकर डिले यानी कि 500 का डिले किया हुआ है। ठीक हो गया। अब ये कुछ ड्यूरेशन का इन्होंने डिले किया है, तो इस डिले की वजह से जैसे ही आप पेज के इस ऑन इनिशियलाइज पेज के फंक्शन में जाते हो, तो ऑन इनिशियलाइज पेज का फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली जब ये पेज इनिशियलाइज हो, जब ये पेज बने, जब ये पेज ओपन हो, फर्स्ट टाइम लोड हो, तो उस टाइम ये सारा का सारा कोड रन कर दिया जाए। तो अब उस कोड को रन करने के अंदर स्टार्ट पे ही आपने डिले दे दिया, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड का। अब जब आपने डिले दे दिया तो ऊपर जाकर होता क्या है कि हमने ये लिखे लगाया हुआ है कि जब तक फॉरकास्ट का डाटा नल हो, जब तक तुम्हें डाटा ना मिले, तब तक तुम लोडिंग शो करते रहना, और जैसे ही डाटा मिल जाए तो एल्स में जाके एक टेबल क्रिएट कर देना उस डाटा का। तो अब यहाँ पे क्योंकि डिले सेट किया हुआ है, तो जब तक डाटा नहीं मिलता वो लोडिंग शो करता है। और उसके बाद अब वो आपको जब डाटा मिल जाता है, ये एरे पूरी डाटा की पड़ी हुई है, तो वहाँ से वो डाटा आपको शो कर देता है। अब ये डिले क्यों दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डमी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपका कोई काम सर्वर से आता हुआ नहीं हो रहा। बेसिकली ये पेज सर्वर पे पड़ा हुआ है, आपको पता है, तो सर्वर से आता हुआ नहीं हो रहा, तो इन्होंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे 500 कुछ टाइम पीरियड का जो है डिले दे दिया। लेकिन क्या होता है कि जब आप हकीकत में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा उठा रहे होते हो, समटाइम स्पीड स्लो होती है, समटाइम सर्वर थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स करता है, तो क्या होता है कि जब तक सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो तब तक पेज लोड होकर आपके सामने नहीं आता। तो यूज़र के लिए वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, कुछ सामने आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, हो सकता है कि वो जो पेज है उसके ऊपर दोबारा दोबारा क्लिक कर दे। फॉर एग्जांपल जो मेरा वेदर का बटन था, उस पर क्लिक मैंने जब किया, तो अगर मुझे कुछ इम्पैक्ट नज़र ना आता क्योंकि सर्वर प्रोसेसिंग कर रहा है, तो मैं उस पर 2-3 दफ़ा और क्लिक कर देता। ये गलत चीज़ है। तो होना क्या चाहिए कि जैसे ही यूज़र ने उस पेज को ओपन करने के लिए क्लिक किया, तो पेज ओपन हो जाए, जो HTML का पेज है वो तो एटलीस्ट ओपन हो जाए ना। फिर बाकी जो डेटा है जो कि सर्वर से आने में टाइम ले रहा है, तो जब तक वो नहीं आता वहाँ पे लोडिंग लिख दो, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हाँ यार जो मैंने पेज खोला था वो खुल चुका है। अब जो बाकी जो टाइम ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी तक वो डाटा आया नहीं है। जब वो डाटा आ जाएगा तो लोडिंग चला जाएगा और वहाँ पे मुझे डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये डिले का जो आपको लिख के दिखाया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कोई डिले नहीं है, तो डमी तौर पे आपके लिए कुछ डिले क्रिएट किया गया है। लेकिन जब सर्वर से डाटा आ रहा होता है तो एक्चुअल डिले होता है। तो उस एक्चुअल डिले से क्या होगा कि आपका जब तक डाटा आता नहीं है पेज खुल जाएगा, लेकिन जब तक डाटा आता नहीं है तब तक लोडिंग लिखा हुआ आता रहेगा। सो ये एक अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि जब तक डाटा नहीं आता पूरा पेज ही ना खुले और यूज़र को माइंड में यह आ रहा हो कि पता नहीं क्लिक भी हुआ है या नहीं। तो बेहतर यह है कि आप पेज HTML शो कर दो और बाकी जो सेक्शन डाटा अभी आना बाकी है वहाँ पे लोडिंग शो कर दो। जब डाटा आ जाए तो पूरा का पूरा शो कर दो। सो बेसिकली ये आपके डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ चुके होंगे। इनका कंसेप्ट होना लाजमी है। बस थोड़ा सा एक रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। अब आपके पास .NET 8 में 2 ही किस्म के ब्लेज़र के प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं। पहला है ब्लेज़र वेब ऐप और दूसरा है आपके पास ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप। तो अगर आपने एक स्टैंड अलोन ऐप बनानी है जिसका कोड सर्वर से आपके पास डाउनलोड हो जाया करे और सारी की सारी इंटरेक्टिविटी मिलती रहे और आपके ब्राउज़र के अंदर से लोकली वो ऐप चले, स्टैंड अलोन पे चले जाएं, सारा का सारा वहीं पे काम करें, एक ही दफ़ा ऐप आपके पास आ जाएगी, फिर सर्वर से आपका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप को ये ऐप नहीं बनानी है, आपकी सर्वर ऐप है, तो आप ब्लेज़र वेब ऐप में जाके इंटरेक्टिव मोड सर्वर चूज़ कर ले और सर्वर चूज़ करके उसके ऊपर सारा काम करें। C# चलेगी सर्वर पे और बाकी सारी सिस्टम आपके इंटरफेस के जो है वो आपके पास लोकली आपके ब्राउज़र पे अवेलेबल होंगे और सिग्नल आके मैसेज सिस्टम यूज़ करके आपकी सारी कम्युनिकेशन होगी और इंस्टेंटली सारा जवाब आएगा, लेकिन सर्वर के ऊपर आपका कोड जो है प्राइवेट रहेगा। तो उसके बाद इंटरेक्टिव मोड है वेब असेंबली, जो कि होस्टेड है। बेसिकली उसमें आपके पास एक सर्वर बेस्ड प्रोजेक्ट भी मिल जाता है जिसमें आप डाटा बेस से कम्युनिकेट वगैरह करने के पेजेस वहां रख सकते हैं और बाकी सिंपल पेजेस अलग रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है एक ऑटो का मोड, जिस ऑटो मोड के अंदर आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक सर्वर वाला भी प्रोजेक्ट है और आपके पास एक जो सिंपल आपका वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट है वो भी अवेलेबल है और आपको उसके अंदर ऑटो इंटरेक्टिव मोड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें फर्स्ट टाइम सर्वर से डाटा मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसी पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपको वो वेब असेंबली पे स्विच कर देगा और आपको सारा का सारा डाटा और आपकी इंटरेक्टिविटी वेब असेंबली की बेस के ऊपर ही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये एक फास्ट फॉरवर्ड था। अब इसके अंदर एक छोटी सी टिप मैं आपको और मजे की बता दूं कि बेसिकली जब आप इंटरेक्टिव मोड सेलेक्ट कर रहे होते हो तो आपके पास जो आखिर पे 2 आते हैं, वेब असेंबली और ऑटो, अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखो तो 100% सेम है। ठीक है, बस
हो क्या रहा है कि वेब असेंबली की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ऑटो। वेब असेंबली में पहली दफ़ा में ही डायरेक्ट आपका सारा का सारा कोड ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद चलता है, और ऑटो में पहली दफ़ा सर्वर से चलता है और उसके बाद वो आपको वेब असेंबली पे शिफ्ट कर देता है। तो इतना सही फ़र्क है, और आपको रेंडर मोड आपको अब हर पेज के ऊपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो रहा है। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आहिस्ता से हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, तो हम हर लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रख के उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल करेंगे ताकि चीज़ें ईजिली क्लियर होती चली जाए और हम आगे चलते चले जाएँ। ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम एक एक मॉड्यूल इतना लंबा करें कि समझना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।